माँ, दोपहर को कुरियर वाला एक सामान लेकर घर आएगा, वो लेकर रख लेना। ये नहीं कि खाना खाया और सो गई और कुरियर वाला घंटी बजाकर वापस चला जाए। विजय ने अपनी माँ से कहा। और क्या, अब इन्हें और कुछ काम तो है नहीं, तो यही काम कर लेंगी। वैसे भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, वो भी मांज कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना। हम लोग देर से आएंगे। रुचिका ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये रुक्मणी जी को भी नहीं पता था। ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू बताते थे। अभी 6 महीने पहले ही रुक्मणी जी बड़ी खुशी से रुचिका को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर रुचिका ने तो आते ही घर का नक्शा ही बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और विजय को भी अपने चक्कर में ले लिया। विजय पहले से ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता था। रही सही कसर रुचिका ने भी पूरी कर दी। रुचिका पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी से घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं रुक्मणी जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी हो गई थी। जिसका बेटा ही उसकी कद्र नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। विजय रुचिका के सामने ही रुक्मणी जी को कुछ भी कह देता था। उसे सुनकर रुचिका और सिर पर चढ़ गई थी। रुचिका के आने से पहले रुक्मणी जी ने बाई लगा रखी थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर रुचिका ने आते ही काम वाली हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसा देना ही बेकार है जब घर में सासू माँ बैठी रहती हैं। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो विजय चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ, ये बोरिंग और बेस्वाद खाना खाने के लिए? विजय की तेज आवाज़ से रुक्मणी जी हिल गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। रुचिका को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों से क्या शिकायत करे। रुक्मणी जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। अपने मायके में 6 बहनों में सबसे बड़ी रुक्मणी को हमेशा ही अपशकुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी रुक्मणी अपने पीछे 5 बहनें और ले आई, एक भाई भी तो ला सकती थी। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 6 बहनों को देखकर उसकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था। वो और तो चाहती थी कि सभी जल्दी से अपने घर चली जाए और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। रुक्मणी को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं और उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं तो अपने से दोगुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। रुक्मणी जब शादी होकर आई तो पहले से 2 बेटी और 2 बेटे थे। वो आते ही 4 बच्चों की माँ बन गई। उनके पालन पोषण में लग गई। यूँ तो खुद छोटी थी, पर उस पर बड़ी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारियाँ इंसान को बड़ा बना देती है। चारों बच्चे काफ़ी बड़े थे। जब रुक्मणी के पेट में विजय आया तो सबकी त्योरियां चढ़ गई थी कि अब इसकी क्या ज़रूरत थी। इधर रुक्मणी का पति बुरी संगत में भी रहता था, सारा पैसा दारू और जुए में उड़ा देता था। चारों बच्चे समझदार थे, उन्हें उनके दादा का बड़ा सहारा था। वो भी उसकी बुरी आदतों से बहुत दुखी थे। रुक्मणी को बेटा हो गया और उधर दोनों बेटियों की शादी कर दी। कुछ महीनों बाद दादाजी भी चल बसे और उनके पिता रात को शराब पीकर आए तो किसी गाड़ी के नीचे आकर दब गए। छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई और दोनों समझदार बेटों ने रुक्मणी को विजय के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और विजय का भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ थी।
अब रुक्मणी अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज आ गया। पढ़ाई में वो ठीक ठाक था, पर उस पर अपने बिगड़ैल बाप की छाप थी। वही गुस्सा और गाली गलौज करना। रुक्मणी समझाती थी, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में विजय एक कंपनी में सेठ के यहाँ लग गया और मोटी रकम पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की रुचिका से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। रुक्मणी जी को वो अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। रुक्मणी जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। रुचिका के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ पर जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वो अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन रुचिका ने कहा कि उसकी बहन का दाखिला उसी शहर में हो गया है, तो अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को कहीं पर भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो अब अपने मरने के दिन गिने, वही अच्छा है। बेकार ही एक कमरा घेर रखा है। मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। विजय को भी रुचिका की बात जच गई। वो रुक्मणी जी के कमरे में गया और बोला, माँ तुम कहीं चली जाओ घर छोड़कर। वैसे भी इस घर में तुम्हारा क्या काम है? तुमने एक कमरा भी घेर रखा है। चली जाऊं? पर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे कौन रखेगा? मैं तो तुम दोनों के ही साथ रहूंगी। भला इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन आसरा देगा? तू तो मेरा बेटा है। तू ही मुझे घर से निकाल रहा है। मैंने तो तुझे 9 महीने पेट में रखा है, बिना बाप के इतनी मुश्किल से पाला है, और तू है कि मेरी तपस्या और त्याग का ये फल दे रहा है। विजय, मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो तू मुझे घर से निकाल रहा है। कुछ तो शर्म कर। माँ, ये सब बकवास बंद करो। सब माँ अपने बच्चों को पेट में रखती है। तुमने कौन सा एहसान कर दिया? मेरे पास फालतू समय नहीं है। कहीं भी चली जाओ, किसी वृद्धाश्रम में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क किनारे झोपड़ी में, कहीं भी चली जाओ। मुझे रुचिका की बहन के लिए कमरा खाली चाहिए। तुझे कमरा खाली चाहिए? मैं कर देती हूँ। मैं बाहर हॉल में रह लूँगी, पर इस बुढ़ापे में अपनी माँ को बेघर तो मत कर। अरे मैं माँ हूँ तेरी, वो फिर से चिल्लाई, पर विजय और रुचिका पर कोई असर नहीं हुआ। रुक्मणी जी ने सारी रात रोकर बिता दी। अगली सुबह रुक्मणी जी उठी नहीं तो दोनों ने दरवाज़ा खटखटाया। रुक्मणी जी को उठाया और जाने को कहा। रुक्मणी जी ने काफ़ी दया की भीख मांगी, पर रुचिका और विजय का मन नहीं पिघला। रुक्मणी जी अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाएं। बहनों ने कहा हमारे घर आ जाएं, पर सब अपने ससुराल में थी, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं है। रुक्मणी जी को फिर अपने मायके के घर की याद आई। वो सीधी अपने गांव चली गई। वहाँ गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। रुक्मणी जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल लिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। कुछ दिनों में उनकी 5 बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सभी ने एक मत से पिताजी की ये जायदाद जो साहूकार के घर गिरवी रखी थी, उसे छुड़ाकर रुक्मणी दीदी को उपहार में दे दी, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, और थोड़ी नगद राशि भी दे दी। रुक्मणी जी अब यहीं रहना चाहती थी।
क्योंकि बेटे ने तो उन्हें घर से और ज़िंदगी से निकाल दिया था। रुक्मणी जी को घर और 2 खेत मिल गए। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूर ने जमकर खेती की और फैसले लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपये समाज सेवा में लगाने लगी। बेघर अनाथ बच्चों, विधवा औरतें और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे और कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब रुक्मणी जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी, पर वो उसे भुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल लिया था, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। रुक्मणी जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। रुक्मणी जी ने उसी घर में ऊपर के कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल लिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब विजय ने सुबह अखबार खोला तो अपनी मां की फोटो और लोकप्रियता देखकर उनका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो उसने रुचिका को बताया। दोनों जने सोचने लगे कि मां के पास तो बड़ा पैसा है, हम मां के पास जाएंगे और ये जायदाद ले लेंगे। आखिर हमारा भी तो मां की जायदाद पर कुछ तो हक है। दोनों अपने लालच के वशीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी मां के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार रुक्मणी जी का मन पिघला, पर वो मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम अपने घर चलो। यहाँ अनजानों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। ये सब घर खेती जायदाद मुझे संभालने दे दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालोगी? और इतनी कमाई इन अनजानों पर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? रुक्मणी जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वो हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्या होंगे? बेटा, अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो अपनों के साथ और सहारे से गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, ये सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तू मेरी अर्थी को कंधा भी मत देना, और मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुमसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। विजय और रुचिका को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वो माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते तो आज ये सब उनका होता। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गए। पाठकों, एक महिला पहले पिता के सहारे होती है, फिर पति के सहारे जीवन चलाती है और बुढ़ापे में बेटे पर निर्भर हो जाती है। जब बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ दे तो वो कहाँ जाएगी? इसलिए बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद।